महत्वपूर्ण आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी जी हमारे बीच में। सर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, कोई आपका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं क्या परिचय दूँ हैं, तो जहाँ आप होते हैं वो वहाँ उसको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदी आलोचना में जिस रचना धर्मिता को लेकर आदरणीय बजरंग बिहारी जी काम कर रहे हैं, उसको मैं हिंदी आलोचना का दलित उवाच कह सकती हूँ। कि जिस तरह से जिस लेखनी को बड़े बड़े आलोचक पकड़कर और दूसरी दिशा में मोड़कर ले गए, आप सीधी धार पर चल रहे हैं। और किस तरह से दलित, मतलब मैंने आपको पढ़कर ये जाना है कि दलित साहित्य का ये जो रूप हम देख रहे हैं वो आप जैसे आलोचकों की मेहनत से ही संभव हो पाया है कि हम उसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ सर आपको आपके संक्षिप्त वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हीरालाल राजस्थानी जी, हमारे परम प्रेरणा स्रोत शेखर पवार जी, जो मुझे कहना था वो बहुत कुछ आपने कह दिया। प्रतीक जी, पद्म प्रतीक जी, पद्म जो शब्द है पद्म असल में है, उसका संबंध बौद्ध परंपरा से है और कमल का संबंध हिंदू परंपरा से है। तो आपके बोलने में मैं बौद्ध परंपरा भी बोल रही थी। अमृतलाल जी ने उस पारिवारिक बैकग्राउंड का हवाला दिया ही। आज की उत्सव मूर्ति हैं बलविंदर बली जी। जब इनका इसके पहले वाले संग्रह पर बात हुई थी, मैं उसमें था। हमने कहा देखिए ये पहला संग्रह है, इसमें मैं कोई आलोचना नहीं करूँगा। पहले संग्रह में सिर्फ उत्साहवर्धक बातें की जाती हैं। तो नीलम जी भी यहाँ पर हैं, आपकी साधारण साहचर्य कहें क्या जीवन साथी कहें, पत्नी जैसे शब्दों से बचना चाहिए हमको। वेद प्रकाश जी हैं, सरोज जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, हमारे साथ शोध कर रहे हैं विकास जी हैं। नई पीढ़ी से और लोग होने चाहिए, लेकिन सृष्टि हैं तो मान लीजिए प्रतिनिधित्व कर रही हैं नई पीढ़ी का। आलेख में बहुत सारी बातें कह दी गई जिससे समझना आसान हो गया। सरिता संधू जी, हम तो उनके भी काव्य संग्रह का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दलेस का काम है कि जल्दी से काम करवाएं। आगाज़ जब आपने निकाला था तो आगाज़ में जितने कवियों को शामिल किया था बहुत ही संभावनाशील उसमें हस्ताक्षर थे, तो वो एक ठीक कहा सरोज जी ने कि जो भी संगठन है दिल्ली में काम कर रहे हैं उसमें दलित लेखक संघ जो है वो बहुत ही सक्रिय है। और सक्रियता तो सबसे ज़्यादा बजरंग दल में है इस समय, लेकिन वो उस सक्रियता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो प्रतिगामी सक्रियता है। उनका तो दिल्ली के 10 कोनों में 20 कार्यक्रम चलते हैं रोज़। इतना धन है, अगाध धन है उनके पास। तो वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बदलेगा समय। वो निराला की एक कविता में है कि ये जो ऊंची ऊंची हवेलियां हैं उनमें कौन लोग कब्जा करेंगे। जो मैं देखता हूँ तमाम ज़िलों में जो ज़िला मुख्यालय हैं पार्टी विशेष के, क्या तो करोड़ों की संपत्ति से बनाए गए हैं। वो किसकी संपत्ति है? वो संपत्ति यहाँ के श्रमिकों की है, कामगारों की है, मुख्य रूप से दलितों की है। उसी संपत्ति को लूट करके ये सारा कुछ किया गया है। ऊंची ऊंची हवेलियाँ बनाई गई हैं, पार्टी मुख्यालय बनाए गए हैं। कभी तो समय बदलेगा, चीज़ें सम पर आएंगी। एक उम्मीद हमारे पहले के वक्ताओं ने कहा इस बात को, तीनों लोगों ने, कि जो परिवेश में निराशा है, हताशा है, अवसाद है, वो इसमें झलकता है।
अगर वो न झलके तो ये किताब प्रामाणिक नहीं होगी। हताशा तो है, निराशा तो है। हम जानते हैं कि अवसाद जो है वो नीट परीक्षा लीक हुई, ये तो सीपेज ठीक करने के लिए आए थे कि हम जो सीपेज है वो ठीक करेंगे, वो लीकेज कर दिया। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो बिना लीकेज के होती हो। कोई भी परीक्षा, मतलब कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पता नहीं चलता, पकड़ नहीं पाते कि भाई ये लीकेज हुआ है। बाकी तो आ जाती हैं अंदर के ही लोग, कुछ मतलब किसी को कम हिस्सा मिला तो वो बता देता है कि ये लीक हुआ है, नहीं तो कोई परीक्षा ऐसी नहीं है। मैं तो सिस्टम में हूँ, मैं जानता हूँ कि सारी परीक्षाएं बेची जा चुकी हैं। कबीर ने इस बात को पहचाना था। कबीर का एक पद है जिसमें वो कहते हैं, कुनबा वाको सकल हरामी अमृत में विष घोले। तो जैसे ही अमृत काल लगा वैसे ही समझ लिए कि वो जहर काल है, वो विष काल है, और पूरा कुनबा उसमें लग जाता है। परिवार नहीं कहा कबीर ने, उनको डर था कि कल को बनेगा संघ परिवार, तो डर मतलब वो तो उन्होंने कुनबा कहा, कुनबा वाको सकल हरामी। आमतौर से इस शब्द का, हरामी शब्द का प्रयोग उनके यहाँ नहीं है, लेकिन जब गुस्सा ज़्यादा हो तो कभी बहुत लिहाज नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए कि नहीं शिष्ट शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो क्यों शिष्ट शब्द का इस्तेमाल होगा? इस बात पर जब कहा था, लोगों ने शिकायत की नामदेव ढसाल से कि आपके यहाँ तो गालियाँ आती हैं, तो कहा जो मिला है वही दे रहा हूँ, वही वापस कर रहा हूँ। ये पैंथर के सभी कवियों के यहाँ था। वो उसकी बहुत परवाह नहीं करते थे। वो आग जल रही थी और उस आग के उसमें जलन तो होगी ही, आप वो शब्द सुनेंगे और परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी है कवि को। अभी वो जो नॉर्वे की पत्रकार ने सवाल किया है ना, उसको किस तरह से घेरा गया, किस तरह से उसकी तस्वीरें कुछ AI से, कुछ उसने खुद ही, मान लीजिए समुद्र के किनारे कोई टहल रहा है, टहल रही है, तो वो तो नहीं है कि सिर से पांव तक कपड़ों से लदी हुई होगी। अब उसको ला रहे हैं क्या कहते हैं कि पार्टी विशेष से द्वारा स्पॉन्सर्ड लोग बता रहे हैं कि ये चरित्रहीन है। ये बहुत पुराना हथकंडा है। हेले लेंग उसका नाम है ना, वो स्पेलिंग इस तरह से है जो थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन हेले लेंग ऐसे करके उसको हिंदी में लिखा है। आज जनसत्ता ने भी उस पर लिखा है। जनसत्ता तो सरकारी भोंपू हो गया था, लेकिन आज वो थोड़ा सा व्यथित होकर के उन्होंने लिखा है कि पत्रकारिता तो गई। एक पत्रकार ने सिर्फ पूछ लिया कि बताइए आप स्वतंत्र पत्रकारिता से को सवाल करने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, और उस पर पूरा भारत हिल गया, पूरा भारत। समझिए कि कितनी मतलब हालत कितनी ख़राब है। प्राकथन में जो आपने कहा है, मैं उसकी 2-3 बातें पढ़ूंगा ये बताने के लिए कि आपका प्रस्थान कैसा है, आपका डिपार्चर कैसा है। पहली बात आप कहते हैं कि मेरी कविताएं बहुजनों से संवाद करना चाहती हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। कवियों का अगर संवाद रुका तो फिर कविताएं कोई असर नहीं छोड़ेगी। संवाद होना चाहिए। और संवाद आप जानते हैं कि 2 तरफा होता है। एक तरफा रहेगा तो उसको एकालाप कहेंगे, उसको मोनोलॉग कहेंगे। ये संवाद तो 2 तरफा है। आप सुनते हैं तभी आप बोलते हैं, आप बोलते हैं तो अगला प्रतिक्रिया देता है। तो बहुजनों से संवाद करना चाहते हैं। अब ये चीज़ ये भी है कि जो बदलाव के इच्छुक हैं उनसे बदलाव के लिए कहना, तो मैं तो इसमें थोड़ा सा ठिठकता हूँ कि हम ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं ये समविचारी लोग हैं। कोई जैसे मैंने कहा कि भाई ये तो विष काल है, और किसी ने मेरा सिर फोड़ने के लिए पत्थर नहीं उठाया, तो एक तरह की सहमति है कि हाँ मतलब इतने लोग बैठे हैं तो आपस में ये मानते हैं कि हाँ ये न्यूनतम मुद्दा है कि गैर बराबरी बढ़ रही है, बराबरी आनी चाहिए। इस पर सब सहमत है।
लेकिन वहाँ भी ज़रूरत होती है अपनी बात कहने की। कई बार बहुत तरह के भ्रम फैलते हैं, कई बार क्या कहें कि कन्फ्यूजन्स फैल जाते हैं, आपस में ही फैल जाते हैं। ज़रूरी होता है आपस में भी संवाद हो, तो बहुजनों से संवाद है, लेकिन जो बहुजन नहीं हैं उनसे आप नहीं बोलेंगे। ये एक सवाल तो होता है जो कहें कि इस कविता संग्रह को पढ़ेगा, आपके प्राकथन को पढ़ेगा, तो वो पूछेगा कि बदलना तो उनको है जो बहुजन नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, अच्छा तो फिर वो बदलाव की तो नहीं बनेगी ठीक से। बदलना असल में उनको है जो जड़मती हैं, जो उस वर्चस्व के साथ हैं। उनको बताना है कि आप एक बीमार समाज की रचना में लगे हुए हैं। तो वहाँ पर भी, लेकिन मतलब अगर मैं इतने पर रुक जाऊँ और वो बात ना कहूँ जो आपने, सावधान कवि हैं ना बलविंद्र बल्ली जी, ऐसा नहीं है कि सावधान नहीं है। दूसरे तीसरे पैराग्राफ में आप उस शंका का निवारण कर देते हैं और कहते हैं कि कहीं कहीं उन बहुजनों के जीवन संघर्षों से विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को रूबरू कराने का कार्य भी करती है। जो विशेषाधिकार प्राप्त प्रिविलेज तबका है, उनसे भी ये संग्रह, ये कविताएं संवाद करती हैं। ये जीवन स्थिति उनके सामने रख दिया, आप रूबरू होइए उसके सामने, आँख मिला करके देखिए या नज़रें झुका लीजिए, लेकिन वो चित्र सामने रखा जाता है, वो स्थितियाँ सामने रखी जाती, संवाद वहाँ पर भी है। तो आपने एक तो पहले ये कहा कि मुख्यतः ये बहुजनों से संवाद है, लेकिन बहुजनों से इतर जो प्रिविलेज्ड सेक्शन है, जो संसाधन युक्त, जो संपदा युक्त, जो अधिकारों का जिसका जो मतलब वो कर रहा है, लाभ ले रहा है तमाम तरह के विशेषाधिकारों का, उससे भी आप संवाद करते हैं, आपकी कविताएं संवाद करती हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जिस उसकी बात की थी प्रतीक जी ने, पद्म प्रतीक जी ने, कि कविता तो इशारों वाली बात करती है, इशारों में होती है। वो सरोज जी ने भी ये बात कही थी, कविता में इशारे ना हो, सब चीज़ें कह दी जाएं तो फिर वो कविता के श्रेणी से थोड़ा बाहर चली जाती है। वो आपने उसका ध्यान रखा है, ये तो है। और जिसमें कह दिया है, ये कविताएं बहुजनों की ओर से जातिवादियों द्वारा रोज़मर्रा कसे गए तानों के अनकहे उत्तर हैं। ये जो अनकहा है यही कविता है। कहते हुए भी अनकहा रह जाना, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अंदाज तो लग जाएगा कि उत्तर दिया गया है, लेकिन वो उत्तर अनसेड है, अनएक्सप्लेन्ड है। एक्सप्लेन करने का काम सुनने वालों का है। तो वो ये कविता की भाषा है, ये कविता की भाषा है। अगर मुझसे कहा जाए कि इस संग्रह की 3 विशेषताएं बताइए, हम अध्यापकों की एक कमजोरी होती है कि पढ़ते पढ़ते जो है वो बताते हैं कि जी ये वाला चैप्टर है, ये 3 केंद्रीय बिंदु हैं इसके, है ना। ऐसा कहने से संग्रह के साथ कई बार न्याय नहीं होता, पाठ के साथ कई बार न्याय नहीं होता, लेकिन यह अध्यापकीय मजबूरी होती है कि जो सुन रहे हैं आपको क्लास में, वो कुछ उस पॉइंट लेकर के जाएं। बाकी तो विस्तार वो खुद ही करेंगे। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि भाई इस संग्रह की क्या खास बात है, तो मैं कहूँगा ये संग्रह प्रश्नवाची है, पूरा सवाल भरा हुआ है, और सवाल सत्ता से सवाल है। इसी अर्थ में ये दलित लेखक संघ अलग है, और भी काम कर रहे हैं, लेकिन तो वो सवाल नहीं करते, वो कुछ दूसरी तरह के साहित्यिक गतिविधियाँ करते हैं। सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। जब बात हुई तो कहा कि नहीं भाई, हम राजनीतिक नहीं हैं। हाँ, राजनीतिक नहीं है तो साहित्य क्यों कर रहे हैं, मेरा सवाल यह है।
साहित्य करने का मतलब है, साहित्य में आने का मतलब है कि आपके पास कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो नहीं है तो फिर नहीं बात बनेगी। पहली चीज़ इस संग्रह की है कि ये संग्रह प्रश्नवाची है, सवाल करने वाला संग्रह है, और सवाल करने में जो जोखिम है उस जोखिम को उठाने वाला संग्रह है। पहले वाले संग्रह में जिस तरह की मुखर प्रश्नवाचकता थी वैसी नहीं है। 29 के बाद में सरकार अगर आई तो इसमें जो जितनी प्रश्नवाचकता है वो भी नहीं रह जाएगी, ये समझ लीजिए। इसलिए बहुत ही क्रूशियल हो गया है, जीवन मरण का प्रश्न हो गया है कि कैसे हम बदलें इस परिदृश्य को, इस सत्ता को कैसे बदलें। नहीं तो 2002 में जब वो गुजरात में हुआ कांड, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, तो दिल्ली के ही दलित लेखकों ने, ख़ास तौर से दलित लेखिकाओं ने, जो बिल्किस बानो जैसी स्त्रियों के साथ हुआ था उस पर कविताएं लिखी, उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए, दिखाते हुए, सॉलिडरिटी दिखाते हुए कविताएं लिखी, और 20 कविताएं मैंने इकट्ठी की, उस पर लिखा भी। लेकिन जब बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, जिन्होंने 12-13 लोगों की हत्या की थी, उस परिवार से उसकी बच्ची की भी, भ्रूण की भी, जब उनको ससम्मान बाहर किया गया, जब उनको फूल माला कहें कि पहनाया गया, उनकी जय जयकार की गई, तब मुझे लगा कोई ना कोई तो बोलेगा, दलित लेखकों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इसकी मजम्मत करेगा, इसकी आलोचना करेगा। कहीं कोई आवाज़ नहीं, अब तक कोई एक कविता नहीं। 20 कविताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब बिल्किस बानो और अन्य जो मुस्लिम स्त्रियां हैं वहाँ पर, जिनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ गुजरात में, उस पर दिल्ली की रहने वाली कम से कम 20 कविताएं, मतलब कई दलित महिलाओं की कविताएं मैंने पढ़ी, उसका विरोध करते हुए, उसका प्रतिरोध करते हुए, उसकी निंदा करते हुए। और जब उनके अपराधी, जिन्होंने वो अपराध किया था, वो छोड़े गए, उनका सम्मान हुआ, तो एक आवाज़, सम्मान समारोह पूरा हुआ, एक आवाज़ नहीं आई, अब तक कोई आवाज़ नहीं आई है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब ऐसे में ये आपका संग्रह सचमुच चकित करता है कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब बिल्कुल ऐन सत्ता के नीचे है और सवाल कर रहा है, ये, लेकिन ये इसकी जगहें सिकुड़ रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि 29 में ये और भी ख़त्म हो जाएगा, ये और भी कम हो जाएगा। हमारे बहुत सारे साथी बदल चुके हैं, बिल्कुल जो निकट के साथी थे वो बदल चुके हैं। भाई किसी ने लोन ले रखा है, किसी को प्रमोशन चाहिए, और नहीं तो किसी को वीसी बनना है, अपॉइंटमेंट करवाना है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। सब परिवार वाले लोग हैं और बहुत सी चीज़ें दबी हुई होती हैं, बहुत मतलब नौकरी बचानी है, हाँ ज़िंदगी बचानी है, और नौकरी तो छोड़ दीजिए, ज़िंदगी बचानी है। मतलब कई चीज़ें बार होता है, बोलते बोलते मैं भी ठहर जाता हूँ कि देखिए मैं भी तो सरकारी नौकर हूँ। तो वो है, वो मतलब जो भय है, वो भय बहुत बहुत गहराता जा रहा है, बहुत गहराता जा रहा है। ऐसे में सवाल करना और खुल करके सवाल करना ये बहुत अपवाद स्वरूप हो गया है। तो जब भी किसी कवि की परख होती है तो इसी तरह से परख होती है कि संकट के समय में उसने कौन सी पोजीशन ली, उसने स्टैंड लिया कि नहीं लिया, या चुप रह गया। तो ये संग्रह, मैं इसकी कविताई से बहुत मुतासिर नहीं हूँ, बहुत प्रभावित नहीं हूँ। अभी ये और आगे जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। दूसरा संग्रह भी बहुत तो नहीं है कि नहीं, अब बस हमको आश्वस्त कर रहा है कि नहीं कविताई की उस पर। अच्छा होता कि आप मुक्तिबोध से होड़ करते। मुक्तिबोध ने लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि मेहतर बन जाऊँ, मेहतर बन करके कविता करूँ, लेकिन बन नहीं सकता। जाता हूँ उछल करके फिर इधर आ जाता हूँ, अपनी तरफ आ जाता हूँ। तो वो एक है, वो सवाल अपने से करते हैं
तो ऐसे किसी कवि से आप होड़ करेंगे, उससे कहें कि संवाद करते हुए आप कविताएं लिखेंगे तो एक दूसरी बात होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि शुरुआत है और अभी अभी आपके बहुत सारे संग्रहों को कहें कि हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो सब कमियां पूरी होंगी। एक संभावनाशील कवि का संग्रह है ये। संभावनाएं जो हैं वो खुल रही हैं इस संग्रह से। पहले संग्रह से संभावनाएं बनी थी, इस बार संभावनाएं खुल रही हैं और मतलब संग्रह खुद ही बता रहा है कि हम तो अभी इन दिशाओं में और विकसित होंगे। कवि को सबसे अधिक पढ़ना चाहिए, आलोचक से अधिक पढ़ना चाहिए। आप 50 संग्रह पढ़ डालें, फिर जो आपका 51वां आएगा वो उन 50ओं से आगे का होगा। पढ़ने का मतलब पढ़ने के साथ समझने का भी है। आप सिर्फ एक कवि को पढ़ते हैं या अपने जैसे कवि को पढ़ते हैं तो बात नहीं बनती है। जो आपका धुर विरोधी है, जिससे आपकी लड़ाई है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर नहीं बात बनती है। तो ये कवि के कंधे पर बहुत भार होता है। उसको बहुत दुनिया भर की चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन कविता करते वक्त उससे आक्रांत नहीं होना चाहिए, आना चाहिए सब कुछ। आपके उसमें जैसे आपने कहा चित्र बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो जो जिसमें आपकी दक्षता है उसका लाभ आपकी कविता को मिलता है और वो दक्षता का दायरा आप बढ़ाते जाते हैं और कविता उतनी ही समृद्ध होती जाती है। छंदों पर भी ज्ञान हो, छंद बंधन मत लिखिए, लेकिन छंदों का ज्ञान होना चाहिए। मात्राएं कैसे होती हैं, लघु गुरु क्या होता है, या रदीफ और काफिया क्या होता है, बहर कैसे तय होता है, किस बहर में कौन सी गज़ल कही जाती है, ये सब चीज़ें। उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप छंदबद्ध लिखने लगें, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपके बैकग्राउंड में रहनी चाहिए। भाषा विज्ञान ने, भाषा शास्त्र ने, सोशल लिंग्विस्टिक्स ने जो इस बीच में तरक्की की है, नई नई चीज़ें आई हैं, संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद, वो पुरानी चीज़ें हो गई, लेकिन वो भी वहाँ से लेकर के अभी तक जो कुछ आया है वो भी, कवि का काम तो भाषा में ही होता है ना। आपके पास बहुत कंटेंट है, लेकिन व्यक्त तो भाषा में होगा, तो वो उस भाषा पर आपको करना है। तो पहली चीज़ मैंने कहा कि ये प्रश्नवाचक कविताएँ हैं। दूसरी ये है, ये पॉलिटिकल आउटलुक वाली कविताएँ हैं। ये जो है राजनीतिक दृष्टिकोण वाली कविताएँ हैं और उस राजनीति में जिसको हम कल्चरल पॉलिटिक्स कहते हैं वो भी है, सांस्कृतिक राजनीति भी है, और जिसको हम आर्थिक प्रश्न कहते हैं। आजकल देशवासियों से कहा गया है कि देश बचाने की 47 में जो है वो उन्नत भारत होना था, अभी आपदा युक्त भारत हो गया है। तो अब वो देशवासियों पर ही, वो सरकार का काम यह है कि वो यहाँ वहाँ घूमेगी और पैसे कमाएगी। देशवासी हैं कि वो तेल न खाएं और चले फिरे ना, वो पैसे बचा करके दें सरकार को, जिससे उसका काम अच्छे से चले। तो ये संग्रह जो है वो कंटेंट ओरिएंटेड संग्रह है। ये वस्तु केंद्रित संग्रह है, शिल्प केंद्रित नहीं है। शिल्प को लेकर के कोई आग्रह, कोई सजगता अतिरिक्त नहीं है इस कवि की। बलविंद्र बली की का काम जो है वो वस्तु केंद्रित है। वो जो अंतर वस्तु है, जो कंटेंट है, उस पर जोर है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। शिल्प अपने आप बन जाता है, शिल्प की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। ये जो साल है 2026, 100 साल पूरे हुए हैं महाड़ सत्याग्रह के। पानी का सवाल आपके यहाँ आया है। पानी का सवाल अभी चल ही रहा है, बिल्कुल लगातार आयोजन हो रहे हैं। पानी का सवाल, ये सवाल बार बार आना चाहिए। इंद्र मेघवाल का आपने उठाया मुद्दा, वो जालोर ज़िला है राजस्थान का, गुजरात से सटा हुआ है, और वहाँ का वो प्राइमरी स्कूल का बच्चा था, 4वीं 5वीं का, छत्री सिंह नाम है। हाँ, और उसका घड़ा छू दिया था, और उसके बाद में जिस तरह से उसको मारा गया, वो तो मार ही दिया गया। तो
ठाकुर का कुआं कविता पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की मनोज झा ने राज्यसभा में, और 6 या 7 FIR हुए थे। हाँ, 6 या 7 FIR हुए थे। तो ऐसे जो है वो ऐसे माहौल में ये जब आप पानी का सवाल उठाते हैं तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हम जो पानी पी रहे हैं 10 रुपए का 250 ml, वो सबके बस की बात नहीं है। आप देखें 20 रुपए का वो 20 लीटर देते हैं, वो ख़राब पानी होता है। 50 रुपए में थोड़ा पीने लायक पानी होता है। चलम में आप घूमते हैं, मैं भी घूमता हूँ। हम जो आलोचक हैं, जो कवि हैं, उनका काम यही है कि अपने दायरे से बाहर जा कर के जितनी यात्रा करेंगे, आंतरिक यात्रा भी होनी चाहिए और बाहरी यात्रा भी होनी चाहिए। जितनी यात्रा करेंगे उतना ही हमारे कविता के, हमारे साहित्य की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। हम ये काम मतलब नियमित रूप से करें, प्लान बना करके करें, साल में कुछ धनराशि इसके लिए रख लें कि इतना कमा रहे हैं तो इतनी धनराशि हम यात्रा करेंगे, और वो यात्रा सैलानी की तरह नहीं होगी, वो यात्रा तथ्य संग्राहक की तरह होगी, फैक्ट फाइंडर की तरह यात्रा होगी। ये साहित्यकार के लिए ज़रूरी है कि वो यात्राएं करे, और उन जगहों की यात्राएं करें जो उसके जैसे ना हों। अपने जैसों के बीच यात्रा करना तो बहुत आरामदायक होता है। ये हम जो पढ़ते पढ़ाते हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना जो शब्द शक्तियाँ होती हैं, उसमें ये अभिधा की कविता है आपकी, ये वाच्यार्थ की कविता है ना सरोज जी? हाँ, सरोज जी की किताब ही इस पर है। तो ये काव्य शास्त्र पर ये कविताएं वाच्यार्थ की हैं, लक्षणा की नहीं हैं, व्यंजना में भी नहीं जाती। वाच्यार्थ की जो ताकत होती है, इसको लेकर बड़ी बहस हुई है, जिसमें एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कुछ लोग कि अभिधा उत्तम काव्य है। उत्तम काव्य वही है जो अभिधा मूला है। बात को सीधे सीधे कह दिया जाए, उसमें यहाँ वहाँ जाने की गुंजाइश न रहे। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, व्यंजना वाली कविता अच्छी होती है, वही मान सकते हैं, लेकिन एक निष्कर्ष यह है कि अभिधा उत्तम, अभिधा मूला कविताएं हैं। ये प्रश्नवाची कविताएं हैं, ये कंटेंट सेंट्रिक कविताएं हैं, और ये अभिधा मूला कविताएं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचना चाहिए कवि को। कुछ शब्द बड़े अकाव्यात्मक हो गए हैं, नॉन पोएटिक हो गए हैं या अपोएटिक हो गए, जैसे झूठ या छद्म, ये शब्द जो है वो काव्यात्मक नहीं है। तुम्हारा झूठा ईश्वर, ये कविता का नहीं हो सकता। कविता तो भाई अब मैं उस सपाट बयानी की तरफदारी करता हूँ, लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ेंगे वो जानते हैं कि ईश्वर क्या है, सच है कि झूठ है, और उसमें ये विशेषण जो है ईश्वर के पहले, ये तुम्हारा छद्म धर्म, ऐसा करके आपके इसमें आया है, पेज 17 पर आता है, छद्म ईश्वर की स्तुतियों के कीर्तन, झूठे आंकड़ों से जनमत की डकैती कर। तो ये झूठ या छद्म ये काव्यात्मक शब्द नहीं है। इसको कविता में आपको कोई और दूसरी तरह की वो खोज करनी होगी। आपकी बात कहे लेकिन इतने सपाट हो, लेकिन इतना सपाट ना हो, ये कुछ ज़्यादा सपाट अकाव्य हो जाता है, अकाव्यात्मक। डेमोक्रेसी पर आपने बात की है, डेमोक्रेसी का जो हाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बचेगी नहीं अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, और वो हम देख ही रहे हैं। वो जो उनकी आशंका थी वो बिल्कुल सच हो रही है। सोशल डेमोक्रेसी हुई नहीं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खोखली हो चुकी है। साथी होना नहीं निराश, या वो दिन जरूर लौटेंगे, ये जितनी कविताएं हैं, अवसाद तो है इस कविता का मुख्य स्वर है, लेकिन कविता उस पर ख़त्म नहीं होती, संग्रह उस पर ख़त्म नहीं होता। एक उम्मीद, एक आशा, ये उसकी अंतर्धारा में है। बाहरी धारा में वो सब चीज़ें हैं जिसमें लगता है कि भाई अब कोई उम्मीद बर नहीं आती है, कोई सूरत नज़र नहीं आती है ना, वो चीज़ तो है ऊपर से, लेकिन भीतर आप देखेंगे तो कवि उस उम्मीद की खोज कर रहा है, उस उम्मीद की झलक भी दे रहा है। उसके शीर्षक में ये लग जाता है कि आप इसके साथ मत ख़त्म कीजिए कि अब कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है। और जब नाउम्मीदी अपने चरम पर होती है, उम्मीद की सबसे अधिक संभावना तभी होती है। ये इस संग्रह की खूबसूरती है
कि आप उस सकारात्मकता के साथ, सकारात्मकता की बात हमारे दोनों वक्ताओं ने, तीनों वक्ताओं ने रेखांकित कर दिया है कि ये संग्रह बहुत सकारात्मक है। मैं भी इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे लिए अंतिम चीज़, ये बहुत अभी संकटपूर्ण है। मेरे बहुत सारे भतीजे जो हैं वो कांवड़िए हो गए हैं। मेरा उनसे संवाद नहीं हो पाता, ठीक है। कोशिश करता हूँ तो कहते हैं कि वो तो हमको हफ्ते का 5,000 देते हैं जब हम उठाते हैं कांवड़, आप क्या देंगे? और मैं चुप हो जाता हूँ, मैं तो 5,000 नहीं दूंगा इतने लोगों को। एक दो को दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है, और जिनको भी रोक सकता हूँ उनको रोकता भी हूँ, लेकिन वो एक महामारी के रूप में है। कांवड़ उठाने वाला काम सिर्फ दलित वर्ग नहीं कर रहा है, ब्राह्मण भी खूब हैं, अच्छे से बड़ी संख्या में हैं। तो इन कांवड़ियों से कैसे संवाद किया जाए? अंधभक्तों की जो फौज बढ़ी है, आपके ही आसपास होंगे, ऐन घर में भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे तो हैं, लेकिन आसपास तो हैं, सगे संबंधी बहुत सारे अंधभक्त। उनके साथ संवाद कैसे होगा कि नहीं होगा? मैं जब पढ़ता हूँ इन दिनों, यहाँ का जो सिविल वार था 17वीं सेंचुरी का, इंग्लैंड का, घरों में मतलब फूट पड़ गई थी। कुछ लोग थे जो लॉयलिस्ट थे, राजा की तरफ थे, और कुछ थे जो संसद के पार्लियामेंटेरियन थे। पार्लियामेंट थी नहीं और उधर राजसत्ता थी, तो राजा रहे, किंग रहे या पार्लियामेंट रहे। तो इसको लेकर के लड़ाई चली, लंबी लड़ाई चली। उसमें बहुत सारे घर टूटे भी। पत्नी जो है वो चाहती है कि नहीं पार्लियामेंट बने, और पति चाहता है कि नहीं किंग रहे, किंग के हाथ में सारी सत्ता रहे या चर्च के हाथ में सारी सत्ता रहे। तो वो हुआ। हमारा भी समाज उस मोड़ पर है जहाँ पर उन लोगों के साथ जिनके साथ संवाद किया जाना चाहिए, वो संवाद बहुत दुरूह, बहुत दुष्कर, बहुत कठिन नज़र आता है। ये संवाद हो सकता है क्या? संभव है क्या? शेखर जी बोलेंगे, हमारे साथी हीरालाल जी बोलेंगे तो इस सवाल को एड्रेस करेंगे। आप भी, आपके लिए भी ये सवाल है बतौर कवि, हम तो आपसे सवाल करेंगे कि आप कोई राह सुझाइए कि उन अंधभक्तों से, एक कविता आपके धर्म युद्ध है, इसमें अंधभक्तों से संवाद करने की कोशिश आपने की है, लेकिन वो बात जाएगी कि नहीं जाएगी, मैं इसको लेकर के शंकित हूँ। मुझे मौका दिया, मैं दलेश का, हीरालाल जी का, आप सबका, पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ, और अपनी तरफ से आपको, बलविंदर बली जी को पुनः बधाई देता हूँ। ये बात है, हम बचपन से एक चैप्टर पढ़ते आए, था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल सांस्कृत्यायन जी का, और उसमें जो रेखांकित करने वाली बात यह है कि उन्होंने इस बात को मतलब बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार किया कि यात्राएं हमारे जीवन में कितनी आवश्यक हैं। और बजरंग सर तो हमेशा यात्राओं में रहते हैं, और कई बार ऐसा हुआ कि सर को सुनने के लिए जनता गई जामिया में, और सर जब लेट हुआ सेशन तो सर का जो हवाई जहाज है ना वो खड़ा हुआ था, और सर ने उठाया अपना, जो यात्री होता है झोला रखता है, और चले गए। तो जो ज्ञान बरसाया अभी आपने, इसको मुझे लगता है निश्चित ही यात्राओं का इसमें विशेष योगदान है। तो वहाँ पर जो रेखांकित करने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि यात्राओं से ना, यात्राएं सभी को करना चाहिए। जो मैंने वहाँ से मुख्य बात पकड़ी वो ये है कि स्त्रियों को भी यात्राएं करना चाहिए, और स्त्रियों को यात्राएं करने के लिए किसी बात के लिए झगड़ना चाहिए या नहीं झगड़ना चाहिए, लेकिन यात्राएं करने के लिए घर में जरूर झगड़ना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। और जो उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि ये लिखते वक्त उनके मन मस्तिष्क में ये विचार आ रहा होगा कि आज जो स्त्री समाज इतना संकुचित है, इतना सीमित है, विचार तो बहुत है लेकिन व्यक्त करने के लिए उसको वैसा समाज नहीं मिलता, पाठक समाज, श्रोता समाज, कहाँ वो अपने विचार कहे। तो निश्चित राहुल जी के मन में ये बात आ रही होगी, और स्त्रियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा कि स्त्रियों को भी यात्राएं करनी बहुत आवश्यक है, उनको घर से बाहर जाना चाहिए, उसी से उनका विकास होगा और वे मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे घर से बाहर निकलकर। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो नवयुवक है उसको भी यात्रा पर निकल जाना चाहिए। अपनी उस जो नवविवाहिता स्त्री है
उस सर आपने पढ़ा होगा, ये सब लिखा है कि उसका जो चेहरा है ना सुंदर सा, उसमें लपेट कर घर में नहीं रहना उसको, अगर कुछ करना है जीवन में तो उसको छोड़कर निकल। उन्होंने कबीर का उदाहरण दिया, बुद्ध का उदाहरण दिया, उन्होंने नानक साहब का उदाहरण दिया है, वास्को डी गामा, कोलंबस। उन्होंने कहा कि सब यात्राओं से ही महान बन पाए हैं। तो सर यात्राओं पर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैंने बहुत चीज़ें जो आपने बताई पुस्तक के विषय में, बहुत गंभीर सवाल भी आपने उठाए। आपने शिल्प विधान की बात कही, लेकिन फिर बाद में आपने एक जो बात कही वो यह था कि वस्तु केंद्रित संग्रह है। तो सर मैं जितना मानती हूँ, मेरा जितना अध्ययन है कविता क्या है पर, वो ये है कि वस्तु जो है प्रमुख हमेशा होनी चाहिए, शिल्प प्रमुख नहीं होना चाहिए। और आपने भी इस बात का समर्थन भी किया, आपने सवाल भी उठाया और आपने उस बात को दोबारा समर्थन भी किया, अविदा मूलक है। ये भी है कि कविता, निराला जी का एक निबंध था भाषा पर, उन्होंने लिखा कि भाषा भावों की अनुगामिनी नहीं होनी चाहिए। जैसा भाव हो वैसा जरूरी नहीं है कि वैसे ही आपको भाषा, मतलब ये कि कवि को ये देखना चाहिए कि इस समय पर भाषा का रूप क्या हो, इसका निर्धारण कवि स्वयं करेगा। जैसे उनकी शक्ति, राम की शक्ति पूजा कह दिया, पूरी संस्कृत निष्ठ है। बजरंग सर और बहुत लोगों ने, केवल 17 पंक्तियां हैं शुरू की जो संस्कृत निष्ठ हैं, अन्यथा आप आगे चले जाइए, बहुत ही सिंपल और अविदा मूलक है वो पूरा राम की शक्ति पूजा में जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं। तो मैं वहां से अगर संदर्भ जोड़ूं तो वस्तु विधान प्रमुख होना बहुत जरूरी है, शिल्प विधान भी होना चाहिए। लेकिन सर ने बताया, आलोचक हैं, बड़े आलोचक हैं, जैसा वो रास्ता दिखा रहे हैं कि दूसरा संग्रह है, शिल्प के स्तर पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे व्याख्यान किसी कवि को सुनने को मिले तो निश्चित ही उसकी रचना प्रक्रिया में सुधार होगा। और सर ने बताया कि एक चीज़ मैं और रेखांकित करना चाहूँगी कि जो समाज है, जैसे महार आंदोलन बताया भी चल रहा है और उसमें कैसे परिवर्तन हो, ऐसी कविताएं निकल कर आए जिससे दलित समाज को और दिशा मिले, परिवर्तन हो। तो मैं अगर इसको बाबा साहब से जोड़ूं और स्त्री समाज से जोड़ूं तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे चारों, सर ने बताया कि हम अपने आसपास जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, समाज को देखते हैं कि वो पानी नहीं पी सकते, इतना महंगा पानी 20 रुपये 50 रुपये का कहाँ से पिएंगे। तो ये सब है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव, पता नहीं ये जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा। अभी बैठे बैठे मैं ये सोच रही थी, जब मैं बाबा साहब को पढ़ती हूँ तो उन्होंने ये कहा था, जो होता है ना कि बाहरी तौर से जो दिखता है वही सबसे अधिक हमें प्रभावित करता है। तो मैंने जो उनसे शिक्षा ली, उन्होंने ये लिखा है कि जो दलित स्त्रियां हैं उनको भी थोड़ा ना सुंदर बनकर रहना चाहिए। सुंदर बनकर मतलब साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। क्यों, मतलब लोग कैसे दूरी बना लेते हैं। अगर हमारे परिवार में 5 मेंबर हैं तो हम भी तो ये चाहते हैं ना कि सब सुबह स्नान करें, सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहने अच्छे। तो बाबा साहब का भी ये संदेश है कि भीतरी तो हमारे अंदर जो है स्वच्छता लाने की आवश्यकता है, लेकिन बाहरी भी ज़रूरत है। अगर हमारा जो दलित समाज है ना, उसमें ये चीज़ है, इसको भी जागरूक करना चाहिए। जैसे सर ने बताया, सब मैं भी जाती हूँ समाज में, मैं ज़रूर जागरूक करती हूँ महिलाओं को, बच्चों को, कि आपको भी ऐसे रहना है कि कोई आपसे आगे बढ़कर खुद ही बात करने के लिए हो, वो आपसे दूर ना भागे। तो ये सब चीज़ें कविताओं के माध्यम से आई हैं, कई जगह जागरूकता की बात मैंने भी इनमें पढ़ी।